नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते की शुरुआत होती हुई और आज आपको बता दें, जी बिजनेस आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आ रहा है। आज से ही हमारा नया शो ट्रेडर्स डायरी भी शुरू होने जा रहा है और ये पूरा हफ्ता जो है एक्शन पैक रहने वाला है। चलिए एक्शन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हर रोज की तरह विदेशी बाजार जरा आपको समझा देते हैं। कोरोना का अपडेट फिलहाल देश और दुनिया में क्या है वो बताते हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस की मैनेजिंग एडिटर चैनल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे फिर आज के लिए पहली रणनीति भी जानेंगे और जो बड़ी डील इस बार बाजार में आज के सत्र में खबरों में रहने वाली है उस पर भी उनका एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों की अगर बात करें तो एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होते हुए आप देखेंगे 11,725 के पार फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स में भी करीब 150 अंकों की बढ़त देखी जा चुकी है। वहीं जापान के बाजार निक्केई 2% चढ़कर ट्रेड करते हुए और हांगकांग के बाजार में 310 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। शुक्रवार के ही दिन की अगर बात करें, अमेरिकी बाजारों में भी तेजी बिल्कुल बरकरार रही। नैस्डैक में हमने तेजी देखी, साथ ही डाउ 160 अंकों की बढ़त देखकर बंद होने में कामयाब रहा है। विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत और कोरोना का जायजा लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत और ये हफ्ता विदेशी बाजार ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी काफी इवेंट स्पेसिफिक रहने वाला है। गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत ही बेहतरीन क्यूज आ रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सारी की सारी ग्लोबल मार्केट से समय देखेंगे तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है, हांगकांग, निक्केई, एसजीएक्स निफ्टी सभी इंडेसीज में आप देखेंगे तो अच्छी बढ़त के संकेत आ रहे हैं। बड़ा हफ्ता है और आज काफी बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि आज शाम डाउ जोन्स इंडेक्स में बदलाव होने वाले हैं। जो 30 स्टॉक होते हैं डाउ जोन्स में, उसमें से 3 स्टॉक्स बाहर जा रहे हैं और 3 नए स्टॉक्स इंक्लूड होंगे। हनीवेल, एमजेन और सेल्सफोर्स ये इंडेक्स में शामिल किए जाएंगे। वहीं एक्सॉन मोबिल, फाइजर और रेथियन टेक्नोलॉजीज ये इंडेक्स से बाहर होंगे। इसके अलावा एप्पल और टेस्ला इन दोनों के शेयर्स विभाजन के बाद ट्रेड करेंगे। एप्पल का 1:4 स्प्लिट है और टेस्ला का 1:5 का स्प्लिट है। और क्योंकि महीना खत्म हो रहा है, अगस्त का, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, तो काफी सारा मंथली डेटा आने वाला है सभी देशों के लिए आने वाले कुछ दिनों में, तो वहां पर नजर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ कोर्स रहेगा यूएस की जॉब्स रिपोर्ट, जो कि फ्राइडे के दिन आएगी, तो वहां पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। अगर आप देखें तो शुक्रवार को शानदार एक्शन देखने को मिला। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, एक बार फिर S&P 500 और नैस्डैक पर रिकॉर्ड लगता हुआ दिखा है। वहीं लगातार दूसरे दिन डाउ में 160 अंकों की बढ़त हुई, कोई कहीं परेशानी नहीं थी। अगर आप देखें तो अब डाउ भी साल 2020 के लिए पॉजिटिव हो गया है और अपने नए रिकॉर्ड स्तर से या अपने पिछले रिकॉर्ड स्तर से अगर आप बात करें तो डाउ सिर्फ 900 अंक दूर है, यानी कि तकरीबन 3.5% दूर ही है इस समय। तो डाउ भी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचता हुआ साल 2020 के लिए पॉजिटिव हो चुका है और S&P और नैस्डैक दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। मजबूत कंज्यूमर डेटा भी आया यूएस की तरफ से, अनुमान से काफी बेहतर रहा, इसलिए भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यूरोप के बाजारों में हमने जरूर थोड़ी सी गिरावट देखी, लगभग आधे % की, और यूके के बाजार आज शाम बंद रहेंगे एक बैंक हॉलिडे की वजह से। कच्चे तेल की बात करें तो दायरे में ही रहा, हालांकि गल्फ ऑफ मेक्सिको में 2 तूफान आए पर वो इतने सिवियर नहीं थे जितना पहले अनुमान लगाया जा रहा था। अभी भी थोड़े प्रोडक्शन कट जरूर हुए हैं यूएस में, पर उसका प्राइसेस पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा डॉलर के फिसलने से वापस सोने में उछाल देखने को मिला, तकरीबन 2% तक उछला था सोना शुक्रवार के दिन। बिल्कुल, तो दीपांशु, विदेशी बाजार के संकेत तो बेहतरीन है ही, लेकिन कोरोना का अपडेट अब भी यहाँ पर आंकड़े जो है बिल्कुल परेशान करने वाले हैं। कोरोना का अपडेट अच्छा नहीं है और मतलब दिन बर दिन बात करने में अच्छा भी नहीं लगता है, पर भारत की स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर होते हुए दिख रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से लगातार 75,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। और अगर आप कल की बात करें, संडे के दिन, तो फिर हमने देखा कि संडे को भारत में लगभग 80,000 नए मामले सामने आए हैं, 79,500 मामले टू बी प्रिसाइज, जो कि किसी भी देश के लिए एक दिन के नए मामलों का रिकॉर्ड है। अब तक किसी भी देश में एक दिन में इतने ज्यादा नए मामले नहीं सामने आए हैं जितना भारत में कल सामने आए हैं। और पिछले 3 दिनों में भी देखें तो भारत में लगभग 2,30,000 नए मामले सामने आए हैं और 2900 लोगों की मौत हो गई। तो भारत के आंकड़े कहीं भी राहत के संकेत नहीं दे रहे हैं और जिस तरह से ये नए मामले दिन ब दिन उछल रहे हैं, वहां से चिंता जरूर बनती हुई दिख रही है। अब 36 लाख से ज्यादा लोग भारत में संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या भी 64,000 से ऊपर है इस समय। 7,80,000 एक्टिव मामले हैं, वहां पर भी हम बढ़त देख रहे हैं और अब तक लगभग 28 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, वहां पर ऑफकोर्स नजर रख रहे हैं और आपने डिटेल्स में भी उनके बारे में बताया। पर जो जिस तरह से नए मामले भारत में बढ़ रहे हैं वो जरूर एक चिंता का विषय है।
दुनिया भर में भी देखें तो अब प्रभावित लोगों की संख्या 2.5 करोड़ के पार है और मरने वालों की संख्या भी 8.5 लाख के पार है। तो ये दो आंकड़े क्रॉस किए गए हैं ओवर द वीकेंड। यूएस के नए मामलों में वैसे स्टेबिलिटी आई है, बट वहां पर कुछ स्टेट्स हैं जहां के नए मामलों में फिर से उछाल आते हुए दिख रहा है। और जैसे कि हम दिन ब दिन आपको बता रहे हैं, यूरोप के नए मामलों में अभी भी काफी तेज उछाल दिख रहा है। तो यूएस और यूरोप पर नजर रखनी चाहिए, पर ऑफकोर्स भारत की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है कोरोना के नए मामलों को लेकर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, विस्तार से दीपांशु ने हमें समझाया है कोरोना के अपडेट। अगर भारत की स्थिति की बात करें, अनलॉक 4 की शुरुआत जरूर होने जा रही है, लेकिन स्थिति आंकड़ों के लिहाज से बिल्कुल परेशान करने वाली है। और इसीलिए आप सबको हमारी तरफ से हिदायत की, अगर जरूरत है तो ही बाहर निकले। आपका और आपके आसपास के लोगों का आप ख्याल रखें और अगर जरूरत है तभी ही बाहर निकले। चले जान लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार के सत्र में क्या किया है। एफआईएसडीएस का एक्शन जरा देखें। एफआईएस ने कैश मार्केट में 1004 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से 1185 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े देखने को मिले हैं। कैश मार्केट में हालांकि डीआईएस की तरफ से 544 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े हैं। तो अच्छी बात यह है कि एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही खरीदारी कर रहे हैं और विदेशी बाजार के संकेत भी अच्छे, शुरुआती संकेत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन चलिए विस्तार से इन सभी चीजों को समझते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो फ्यूचर ग्रुप ने 24,700 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल को अपना रिटेल कारोबार बेच दिया है। इस खबर के मायने क्या है, आज इसका क्या असर दिखेगा सर, ये बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। रिटेल स्पेस की ये बहुत बड़ी डील है और जाहिर सी बात है कि इसका असर फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनियों पर और रिलायंस के स्टॉक पर पड़ेगा। रिलायंस के लिए एक बेहतरीन एक्विजिशन है। साइज ग्रो करने के लिए आज से ऑर्गेनाइज मार्केट में वो एकदम अनडिस्प्यूटेड लीडर हो जाएंगे। 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज मार्केट में रखना और वैसे कोई छोटी बात नहीं है। डी मार्ट की साइज से आप देखें तो लगभग 10 गुना रिलायंस रिटेल की साइज हो जाएगी। तो उस लिहाज से आप देखें तो साइज के लिहाज से रिलायंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्विजिशन है। और दूसरा प्राइस के लिहाज से भी, क्योंकि जिस वैल्यूशन पर वो खरीदने जा रहे हैं वो उनके लिए काफी अट्रैक्टिव है। और जैसा कि लास्ट टाइम आपने सुना था एजीएम में भी मुकेश अंबानी ने कहा था कि अब अगला जो ट्रांच होगा फंड रेजिंग का वो रिलायंस रिटेल में होगा। तो जो आपने रिलायंस जियो मार्ट में देखा वो रिलायंस रिटेल में होता हुआ दिखेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी ये था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए वो साइज देखें। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये एक अच्छी डील रिलायंस के लिए। तो रिलायंस के लिए पॉजिटिव है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जहां सारी कंपनियां मर्ज होंगी और जहां पर रिलायंस स्टेक खरीदे जा रहा है, उनके लिए रेशियो के लिहाज से डेफिनेटली नेगेटिव है। बाकी ग्रुप कंपनियों के लिए रेशियो के लिहाज से पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव शुक्रवार की क्लोजिंग प्राइस से है। अगर फ्यूचर एंटरप्राइजेस की शेयर गिरेंगे तो वो रेशियो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। तो हो सकता है ग्रुप की बाकी कंपनी पर, फ्यूचर ग्रुप की बाकी कंपनियों में एक बार की तेजी दिखे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर वहां पर आपको मुनाफा वसूली करके एग्जिट करना चाहिए। फ्यूचर एंटरप्राइजेस की शेयर के लिए नेगेटिव है और रिलायंस के लिए पॉजिटिव। बिल्कुल सर, साथ ही विदेशी बाजार के संकेत और एफआईएसडीएस के आंकड़ों को देखते हुए आज के लिए भारतीय बाजार के लिए अहम स्तर क्या होंगे? 11,550, 11,600 अब निफ्टी के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज जो निकल कर आ रही है मानसिक 11,775, 11,825, ये 50 पॉइंट की रेंज ऊपरी स्तरों पर अगला टारगेट निफ्टी के लिए बनकर आता है 11,775, 11,825। बैंक निफ्टी क्योंकि 900 पॉइंट शुक्रवार को बढ़कर आया है बंद, तो मैं थोड़ी सी आपको रेंज बड़ी दूंगा क्योंकि इमीडिएटली कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। नीचे 24,100 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 25,000, 25,200 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो रेंज बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट की दोनों तरफ है। इनफैक्ट 24,500 से 25,000 की रेंज में बीच में कहीं कोई खास रुकावट का लेवल है नहीं। तो बड़े लेवल इस वक्त आते हुए देख रहे हैं। और आज जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स है मजबूती के साथ बंद हुए हैं, फिर से डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, तो कुछ और बढ़िया नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखेंगे आपको। और 25,000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ते हुए नजर आएगा और निफ्टी भी मुझे लगता है कि 11,800 की तरफ अगला टारगेट है। चलिए बिल्कुल सर, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे सर आपका। जी बिजनेस पर आज से नया शो ट्रेडर्स डायरी, इसका आगाज होने जा रहा है, क्या होगा इसमें खास, ये आपसे ही जानना चाहेंगे हम। जी
मानसी कुछ न कुछ नया करने की और कुछ बेहतर कंटेंट देने की कोशिश हमारी होती है कि ये बिजनेस के दर्शकों को कुछ अच्छा नया और बेहतर दिया जाए। इसी कोशिश में एक और प्रयास है ट्रेडर्स डायरी, जहां पर हम सुबह 7:30 बजे आपको सारे बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज देंगे, जिसमें कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, खबरों वाले शेयर, टेक्निकल पिक्स, फंडामेंटल पिक्स और इन्वेस्टमेंट पिक्स ये सारी होंगी, ताकि आप किसी भी तरह के ट्रेडर हैं, किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं, आपको एक पूरा डेली डोज सारे स्टॉक्स का आपको सुबह 7:30 से 8 मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्शनेबल ट्रेड्स होंगे, ऐसा नहीं कि 8, 10, 15, 20% गैप से खुल जाए, वहां पर आपको मौका ही न मिले। तो जिस भी तरह का ट्रेड आप पसंद करते हैं, ऑप्शन पसंद करते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो डे ट्रेडर हैं उनके लिए भी डे ट्रेडिंग के लिहाज से मौके होंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडर्स डायरी है, जहां पर आपको पूरा का पूरा दिन भर का जो भी एक्शन है वो मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि आपको एंट्री और एग्जिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत गैप से खुले खरीद लिया, फिर 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना आपकी पार्किंग हो गई और बाद में उसके बाद पता चला कि फिर से बड़ी मुश्किल से निकलने का मौका मिल रहा है, आप भाव का इंतजार करें। तो एक बढ़िया शो जो हर एक ट्रेडर और हर एक इन्वेस्टर के काम का होगा। तो मुझे लगता है कि ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दर्शकों से भी चाहूंगा इसे जरूर देखें, देखकर आप अपना फीडबैक दें कि हम इसमें क्या किसी तरह का कोई सुधार या बदलाव कर सकते हैं। तो वो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, तो ये जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। हमने एक ईमानदारी से अच्छा प्रयास किया है कि आपको कुछ बेहतरीन रिसर्च के साथ में अच्छे स्टॉक्स बताए जाए। देखते हैं अब आपको पसंद आता है या नहीं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी नई पहल ट्रेडर्स डायरी, और आइए एक बार देख लेते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शन, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं, अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी। यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स आज कौन से होने वाले हैं। बताने के लिए देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले आप देखिए भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल, ये दोनों स्टॉक्स पर आपको नजर करनी होगी। इंडस टावर के मर्जर पर आज कोई फैसला आता हुआ दिख सकता है। हम देख रहे थे कि पिछले कई बार ये जो डेडलाइंस थी ये टलती हुई दिखी है और आज ये फैसला होता है, यानी इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा घाटे में जितने भी PSU कंपनीज चल रही हैं, इसको बंद करने पर आज विचार होता हुआ दिख सकता है। तो इन स्टॉक्स पर भी आप नजर रखें। साथ ही नतीजों के लिहाज से वोकहार्ट, इन्होंने अपने नतीजे रिलीज किए थे। आप देखिए जो कुल आय है वो करीब 18% तक कम होती हुई दिखी है, लेकिन इस बार कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी। हुई इसलिए क्योंकि पिछले साल या जो बेस क्वार्टर था उसमें हमने देखा कि कंपनी ने डॉक्टर रेड्डीज को अपना एक बिजनेस या कारोबार बेचा था, और जो एग्जिस्टिंग कारोबार है वहां पे नतीजे इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं। जो एक्सेप्शनल आइटम है करीब 1400 करोड़ के लेवल्स के आसपास है, और इसी के चलते आपको मुनाफे में ये कंपनी दिख रही है। लेकिन एक्सेप्शन अब देखिए जो कामकाजी घाटा है वो इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही फ्यूचर ग्रुप भी आज फोकस में रहेगा, जैसे कि आपने बातचीत की कि फ्यूचर ग्रुप रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कारोबार बेचेगा। 24,713 करोड़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचता हुआ दिखेगा। उनका जो रिटेल कारोबार है वो काफी मजबूत होता हुआ दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो इसी के चलते आज फ्यूचर ग्रुप और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों पर आप नजर रखें। इंडियाबुल्स वेंचर्स, इसके लिए खबर आई है प्रेफरेंशियल इश्यूज के जरिए कंपनी फंड जुटाएगी। प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए करीब 588 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। 3.36 करोड़ इक्विटी शेयर्स जारी करेगी, लेकिन डिस्काउंट पर जारी करने पर विचार है। 175 रुपीज, जो शुक्रवार का क्लोजिंग था वहां से करीब 15% से ज्यादा के डिस्काउंट पर है, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है। ITC 4 सितंबर को बोर्ड की बैठक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। कंपनी अपने 3 सब्सिडरी को खुद में मर्ज करने पर विचार करेगी। सनराइज फूड, हॉबिस इंटरनेशनल और साथ ही सनराइज शिगर, ये जो तीनों कंपनीज है ये
अपने आप में मर्ज करती हुई दिख सकती है। एनएमडीसी के लिए एक नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे सेंट्रल और कर्नाटक सरकार के बीच बातचीत होती हुई दिखी थी। डोनामलाई माइंस के लिए बातचीत होती हुई दिखी और इनके रिन्यूअल पर चर्चा होती हुई दिखी है। सरकार का कहना है कि अगर वो रिन्यू करती है तो इनको हायर रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। 15% की जगह करीब 22.5% रॉयल्टी का भुगतान करना होगा, जो एनएमडीसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। और आखिर में आरबीएल बैंक इस पर भी नजर रखे, जहां पे एमडी विश्ववीर आहूजा ने अपने शेयर्स बेचे हैं। करीब 38.5 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, 19 लाख शेयर्स बेचे हैं कंपनी के, और इसी के चलते आज नेगेटिवली सेंटीमेंट हो सकता है आरबीएल बैंक पर। इस पर भी आप नजर रखें। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए वो देख लेते हैं। तो दो स्टॉक है मेरे पास, बजाज फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स, दोनों ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बड़े स्टॉक हैं। बजाज फाइनेंस 3 दिन से लगातार एक ही लेवल के आसपास घूम रहा है, थोड़ा मामूली बढ़त आई है, तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 3700 की कॉल ली जा सकती है। 143 रुपए समथिंग में जो क्लोज हुआ था, स्टॉप लॉस रखें 115 का, टारगेट रखें 190 का। दूसरा जो स्टॉक है अडानी पोर्ट्स, वो उसकी जो 365 की कॉल है वो मैं लेने की सलाह दे रहा हूँ 135 रुपए में, सॉरी माफ कीजिए 365 की कॉल 13 रुपए 50 पैसे पे, उसका स्टॉप लॉस रखूंगा 10 रुपए और टारगेट रखूंगा 19। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से। इनका मानना है कि यूपीएल में खरीदारी करके चल सकते हैं आप। 535 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 509 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। एंजल ब्रोकिंग कैनरा बैंक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट 122 के यहाँ पर 107 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। वहीं नौकरी यानी कि इन्फो एज में खरीदारी की राय है, 3590 के टारगेट्स को मानकर चले, 3280 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय एचडीएफसी लिमिटेड पर है, 1860 के स्टॉप लॉस के साथ 1920 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन एचडीएफसी लिमिटेड में बनाया जा सकता है। वहीं फ्यूचर रिटेल में भी खरीदारी की राय है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि 155 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 128 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। हमारे साथ अब आनंद राठी से नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे और साथ ही अपनी स्टॉक पिक्स भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। बिल्कुल देखिए, इंडेक्स की अगर बात करें तो हमको फ्राइडे के सेशन में इनफैक्ट थ्रू आउट द लास्ट वीक एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने मिला था। निफ्टी में भी एक अच्छी खासी बढ़त हमने देखी थी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन का है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। और डेरिवेटिव सेटअप भी अगर हम देखें मानसी, वीकली और मंथली दोनों ही डेटा पॉजिटिव दिख रहे हैं। 11,500 पे ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो बेस है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और कॉल साइड में जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन 12,000 कॉल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ी रेंज 11,500 से 12,000 की बनती हुई दिख रही है, जहाँ पे बायस पॉजिटिव साइड में होगा। वहीं अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें तो कहीं ना कहीं काफी शार्प हमको गिरावट वहां पे देखने को मिल रही है, वहां पे कंफर्ट आता हुआ भी दिख रहा है। तो 18-19 के आसपास अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट की आशंका हमें नहीं लगती है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। निफ्टी में अगर हम देखें तो 11,580 जो कि लगभग फ्राइडे के लोज के लेवल के आसपास के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी। और ऑन द हायर साइड 11,750 और 11,800 तक के लेवल हम हो सकता है 1 से 2 दिन में आते हुए देखने को मिले। वहीं अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी, और जिस हिसाब से दिग्गज कंपनियां प्राइवेट सेक्टर बैंक आउट परफॉर्म कर रही है, बैंक निफ्टी यहाँ से ऑन द हायर साइड 24,800 टू 25,000 तक के लेवल छूता हुआ नजर आएगा। एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी, वो होगा 24,200 का। यहाँ पे भी बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। आज के 2 बाय रिकमेंडेशन है। पहला बाय रिकमेंडेशन है एनबीएफसी स्पेस से इक्विटास होल्डिंग। इक्विटास में काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पे एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट भी आया था। 56.50 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन की इनिशिएट करने की सलाह होगी। 61 के टारगेट्स होंगे। दूसरा बाय रिकमेंडेशन मानसी यहाँ पे कैश सेगमेंट में है, जो कि है रिलैक्स ऑफ फुटवेयर। यहाँ पे बहुत ही बड़े मल्टी मंथ डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको आते हुए देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पे 645 का स्टॉप लॉस होगा। 685 एंड 700 इन लेवलों के लिए रिलैक्सो में खरीदारी करने की सलाह होगी।
ओके नीलेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा से हमने बात की। उनका मानना है कि गोल्ड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 51,700 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 50,900 का स्टॉप लॉस यहां लगाना होगा। वहीं सिल्वर में भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 69,800 69,800 के टारगेट्स को मानकर चले। 67,800 का स्टॉप लॉस लगाएगा। एनर्जी पैक में क्रूड में बिकवाली की राय है। 3,100 के लक्ष्य को मानकर चले। 3,260 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन चलिए आप सीधा रुख करते हैं FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। फिलहाल अगर आप देखें तो केवल 2 रिपोर्ट्स आई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एक रिपोर्ट आई है मैक्वायरी की, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, लेकिन लक्ष्य जो है 242 से बढ़ाकर 270 कर दिया। 225 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है, और ये कह रहे कि इनकी जो वैल्यूएशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की काफी सस्ती नजर आ रही है। साथ ही जो सब्सिडरीज है यहाँ पर भी डीप वैल्यू सामने आ रही है। CLSA की एक रिपोर्ट है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2095 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2170 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है, और ये कह रहे कि जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो दूसरी कंपनीज के हिसाब से काफी बेहतर देखने को मिल रही है, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने दिया है वो मार्केट प्राइस से नीचे का है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।